अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड, सेना और पुलिस को हथियार डालने की सख्त चेतावनी दी है। साथ ही ये भी कहा गया है कि अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो उनकी मौत तय है। I'm once again calling on all members of the Iranian Revolutionary Guard, the military and the police, to lay down their arms. They're only going to be killed. And now is the time to stand up for the Iranian people and help take back your country. You're going to have a chance after all these years to take back your country. Accept immunity. We'll give you immunity. And we'll be giving you really the right side of history, because that's what it is. So you'll be perfectly safe with total immunity, or you'll face absolutely guaranteed death. And I don't want to see that. They don't want to see it either. We also urge Iranian diplomats around the world to request asylum and to help us shape a new and better Iran with great potential. It's a country with great potential. There's much better future for Iran. It's now beginning. It's going to be, I think, a great future. And the United States will ensure that whoever leads the country next, Iran will not threaten America or its neighbors, Israel. सुमित मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं तमाम जानकारी के साथ। सुमित, ये जो डोनाल्ड ट्रंप की सीधी धमकी है या फिर दो टूक जो बात है कि ईरान अपने सारे हथियार डाल दे, अब जंग में पलटवार ना करे, ये किसी तरह का डेस्परेशन दिखाई दे रहा है क्योंकि जंग के 7 दिन बीत चुके हैं। बिल्कुल, डेस्परेशन इस बात का भी है नेहा, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से या अमेरिकी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कई बार रिजिम चेंज की बात की गई। उन्होंने कहा कि देखिए रिजिम चेंज हो जाएगा। उन्होंने अपने सुप्रीम लीडर के साथ साथ उन्होंने कई बड़े टॉप कमांडर्स को भी मार दिया। लेकिन हुआ क्या, रिजिम चेंज के लिए लोग सड़कों पर नहीं उतरे, लगातार रिजिम चेंज हुआ नहीं। तो ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप ये बार बार इसलिए बात कह रहे हैं क्योंकि जो लगातार अटैक उनके ऊपर किए जा रहे हैं, जो उनके बेसिस पे किए जा रहे हैं, वो उनके ऊपर भी प्रेशर डाल रहे हैं। लगातार सऊदी या फिर आप कह सकते हैं कि मिडिल ईस्ट के कई देश जो हैं, जो उनसे ये मांग कर रहे हैं कि आप हमारे बेसिस का इस्तेमाल ना कीजिए, आप हमारे बेसिस को कम कर दीजिए, अपने अपने लोगों को कम कर। तो निश्चित तौर पर वो प्रेशर अमेरिका के ऊपर भी है। अमेरिका नहीं चाहता कि ईरान से ज्यादा रिटेलिएशन आए, जंग लंबी चले। और इसी वजह से आपको याद होगा कि जब सबसे पहले उन्होंने बयान दिया था, उन्होंने कहा था 3 से 4 हफ्ते का वक्त लग सकता है, 4 से 5 हफ्ते भी जा सकते हैं। लेकिन अब पेंटागन की तरफ से जो रिपोर्ट आ रही है वो बता रही है 100 दिन तक या सितंबर तक ये ऑपरेशन चल सकते हैं। तो यानी असेसमेंट गलत की गई थी, और असेसमेंट ये नहीं थी कि ईरान की तरफ से इतने ज्यादा बड़े अटैक्स आएंगे, इतने ज्यादा मल्टीपल लोकेशंस पे अटैक आएंगे। और शायद इसी वजह से वो ये बात कह रहे हैं कि अब उनको हथियार डाल देने चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कि ईरान ऐसा करना अभी वाजिब नहीं समझेगा। उसकी कोशिश भी होगी कि वो अमेरिका और इजराइल को ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचा सके। ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास। इस बीच ईरान की ओर से जवाबी हमले लगातार जारी हैं। ईरान खाड़ी देशों में अमेरिकी ठिकानों को निशाना बना रहा है। इस बीच 4 मुस्लिम देशों पर हमले से तनाव और ज्यादा बढ़ गया है। ईरान सीमा से लगने वाला अजरबैजान, ओमान, तुर्की और साइप्रस में ड्रोन और बैलिस्टिक मिसाइल से अटैक किए जा रहे हैं। आरोप यह है कि हमले ईरान की तरफ से किए गए, लेकिन ईरान ने इन हमलों से साफ तौर पर इनकार कर दिया। ईरान का कहना है कि यह हमले मुस्लिम देशों के बीच तनाव पैदा करने की साजिश का हिस्सा है। तो 3 जगहों की तस्वीरें आप देख रहे हैं, ओमान, अक्रोटरी और अजरबैजान, जहां पर हमले तो किए गए हैं, लेकिन ईरान ये इनकार कर रहा है कि उसने ये हमले किए। अजरबैजान ने एयरपोर्ट और स्कूल पर हुए ईरानी हमलों पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। अजरबैजान के राष्ट्रपति इल्हाम अलीयेव ने इस हमले का आरोप ईरान पर लगाया और उसे आतंकी हमला करार दिया। अलीयेव ने तीखे शब्दों में कहा कि इसके लिए ईरान माफी मांगे और जिम्मेदार लोगों पर बिना देरी के कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा कि अजरबैजानी सेना हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार है। अजरबैजान और ईरान पड़ोसी देश हैं। दोनों देश जमीनी सरहद साझा करते हैं। ये सीमा लगभग 689 किलोमीटर लंबी है। अजरबैजान ईरान के उत्तर में स्थित है। तो जंग का दायरा ईरान से निकलकर पश्चिम एशिया के बड़े भूभाग तक पहुंच गया है। जॉर्डन भी उन देशों में से एक है जिसे अमेरिकी बेस को ईरान ने निशाना बनाया। मैं संवाददाता अशरफ वानी जॉर्डन पहुंच चुके हैं, उनकी ये रिपोर्ट देखिए। खाड़ी के सभी देश इस युद्ध से बुरी तरह प्रभावित हुए हैं और सबसे ज्यादा असर अगर किसी क्षेत्र पर पड़ा है तो वो है एविएशन सेक्टर। उड़ानें बिल्कुल ठप हैं, खासतौर से अगर हम दोहा की बात करें, जहां पर
सबसे ज़्यादा दुबई और दोहा, जो दुनिया के सबसे ज़्यादा ट्रांजिट पॉइंट से मुसाफिरों के लिए, वहाँ पर सबसे ज़्यादा उड़ानें रद्द हो रही हैं और हज़ारों की तादाद में इन दो एयरपोर्ट्स पर यानी दोहा और दुबई में और अबू धाबी में मुसाफिर अभी भी फंसे पड़े हैं। अलग अलग देशों ने बड़े पैमाने पर अभियान चलाए हैं, जिसमें भारत भी शामिल है, ताकि लोगों को जो कि फंसे पड़े हैं उनको किस तरह से निकाला जाए। यही हाल यूरोप के देशों का भी है, खासतौर से अगर ब्रिटेन की बात करें, जिनके काफ़ी नागरिक खाड़ी के अलग अलग देशों में फंसे पड़े हैं, उनकी तरफ से भी एक बड़ा अभियान अब रेस्क्यू का और लोगों को निकालने का चल रहा है। अमान जो कि राजधानी है यहाँ पर जॉर्डन की, यहाँ पर तो कोई बड़ा हमला अमेरिकन बेस पर ईरान की तरफ से नहीं हुआ है। पहले दिन एक मिसाइल दागा गया था, लेकिन उससे कोई क्षति नहीं पहुंची थी। लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ से कोई कोई उड़ान उड़ रही है, लेकिन अधिकतर उड़ानें यहाँ भी आज जंग के छठे दिन जो है कैंसल हो रही हैं। इस बीच संकट जो ये बना है पूरे खाड़ी के देशों में, खासतौर से उनकी इकोनॉमी प्रभावित हुई है, न सिर्फ एविएशन बल्कि साथ ही साथ जो तेल का आवाजाही है या तेल की ट्रांसपोर्टेशन है, उस पर भी बहुत बड़ा असर पड़ा है। अगर जंग की बात करें तो खासतौर से यहीं पर जो जंग का अखाड़ा है, क्योंकि लेबनान और इजराइल के बीच में बहुत ज़्यादा युद्ध की परिस्थिति बनी हुई है और जॉर्डन के साथ जो रास्ता इजराइल का वेस्ट बैंक के साथ लगता था, उसको भी फिलहाल यातायात के लिए खास तौर से बंद कर दिया गया है। लेकिन इजराइल को जाने वाले लोग, क्योंकि इजराइल में पूरी तरह से एयर स्पेस बंद पड़ी है, इस बीच इजराइल जाने वाले लोग अब सड़क के माध्यम से जॉर्डन से ही यरूशलेम तक पहुंच रहे हैं।